तो अभी हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस के प्रिंसिपल स्ट्रेन के फॉर्मूले सब देख लिए। तो अब इसी का एप्लीकेशन चेक करेंगे डिजाइनिंग में एनालिसिस के लिए। तो हेडिंग दे दो एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन। पूरा पूरा लिखना आप, दैट एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं, उसमें 3 प्लेन है जहां पे आपका शेयर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस मिला सिग्मा P1 P2 P3 10 6 -2। तो अभी जो एनालिसिस कर रहे हैं ये हम दैट सिग्मा P3 0 के लिए कर रहे हैं। दैट सिग्मा P3 मान लो 0 है, तो उसके लिए सारा एनालिसिस कर रहे हैं। तो सिग्मा P1 P2 P3 था 10 6 -2, तो 10 6 0 हो गया। तो 10 6 वाले इनफाइनाइट प्लेन बनते हैं ऐसे, जिस भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट का स्टडी कर रहे हैं। तो दो प्लेन सिग्मा P1 P2 जो फॉर्मूले से आया 10 6 आ गया 10 -6 जो भी आ गया, तो उन दोनों को अलग कर दिया। तो वो दोनों प्लेन को अलग कर लिया। क्यों उसको अलग कर दिया? बिकॉज प्रिंसिपल प्लेन बचा लिए तो बाकी सब पे वैल्यू बची जाती नॉर्मल के लिए, तो उसी को अलग कर दिया। तो ये सिग्मा P1, ये सिग्मा P2। मतलब क्वेश्चन में आपको सिग्मा सिग्मा बाई टाउ एक्स वाई दिया था, उससे प्रिंसिपल स्ट्रेस जो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था 10 6 या 10 -6 जो भी है, तो वो इनफाइनाइट में से दोनों प्लेन को अलग कर दिया। ये सब कैलकुलेशन जो करेंगे आगे हम सब सिग्मा P3 0 के लिए। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं स्ट्रेन एक्स वाला सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई ई। क्यों? बिकॉज 90 डिग्री पे। तो कैसे लिख सकते हैं स्ट्रेन P1 सो दैट इक्वल टू सिग्मा P1 बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा P2 बाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे स्ट्रेन P2 क्या हो जाएगा? सिग्मा P2 बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा P1 बाई दिस वैल्यू। सेकंड इक्वेशन। तो ये लगा कि हम कल मान लो कल को दे दे आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन, जैसे होता क्या आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन दे देता है कि स्ट्रेन P1 P2 कितना है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन मान लो दे दिया उसने, ये दे दिया ये दे दिया, तो यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब लेकिन मान लो ऑब्जेक्टिव में आता है ईएस के ऑब्जेक्टिव में या गेट के ऑब्जेक्टिव में, गेट में तो चलो कैलसी होता है, ईएस के ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इक्वेशन बनाए सॉल्व करें तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए इसको यही मैनिपुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेन दे देता है प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछता है, तो यही चेंज कर दे रहे हैं। तो इन दोनों को यूज कर रहे हैं, तो बाई 1 और 2 दोनों को चेंज यूज किया, चेंज किया, तो फाइनल सिग्मा P1 दैट इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस न्यू स्क्वायर स्ट्रेन P1 प्लस न्यू स्ट्रेन P2। करके देखना आप सॉल्व, तो यही वैल्यू आ जाएगा सिग्मा P1। सेम ऐसे सिग्मा P2 सो दैट इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस न्यू स्क्वायर स्ट्रेन P2 प्लस न्यू स्ट्रेन P1 दिस वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ से सिग्मा P1 P2 कैलकुलेट कर दिया, सिग्मा P1 P2। तो स्ट्रेन क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन दिया होगा स्ट्रेन P1 P2, तो वहां से सिग्मा P1 P2 कैलकुलेट कर देंगे। तो ये ऐसे आ गया इस तरह से, सिग्मा P1 P2 मिल गया। अब देखो जरा एक मिनट, प्लेन स्ट्रेस हमने वहां पढ़ा था प्रिंसिपल स्ट्रेस है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। तो ये प्लेन स्ट्रेस का कंडीशन है, सिग्मा P3 का वैल्यू 0 है। तो ये सब एनालिसिस क्यों कब कर पाए? सिग्मा P3 0 उसके लिए फॉर्मूले हैं ये दोनों। कल को सिग्मा P3 0 नहीं होगा तो यहाँ पे वो भी तो आएगा स्ट्रेन P1 P2 P3, तो सिग्मा P3 का फॉर्मूला भी लग जाएगा, तो थोड़ी सी यूज कर पाएंगे। ये तब के लिए है जो सिग्मा P3 0 है। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता था? प्लेन स्ट्रेस में स्ट्रेस सिग्मा P3 0 था बट स्ट्रेन P3 नॉट 0। ये यूज करें तो जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको सिग्मा P3 दिया है, प्लेन आपको मान लो क्वेश्चन में सिग्मा P3 नहीं दिया है, तो यानी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, इसमें क्या था? सिग्मा P3 0 बट स्ट्रेन P3 दैट नॉट 0, ये वैल्यू। तो स्ट्रेन P3 का कैलकुलेशन करें, क्यों कर रहे हैं जरा सोचो ध्यान से। जब टाउ मैक्स आप निकालते थे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, वहां के लिए क्या लिखते थे? सिग्मा P मैक्स माइनस P मिन बाई 2। ऐसे जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे गामा मैक्स बाई 2, गामा फॉर्मूला बना था अभी गामा मैक्स का, स्ट्रेन P मैक्स माइनस P मिन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में आप तीनों चेक कर रहे थे, अब यहाँ दो ऐसे कैसे होता है? तो तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेन चेक करेंगे जो भी है मैक्स मिन जो भी, उसमें से मैक्स मिन निकालेंगे तब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन निकलेगा। तो स्ट्रेन P1 P2 जो है ये तो निकल गया आपका, जैसे मान लो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो स्ट्रेन P1 P2 निकल गया, बट स्ट्रेन P3 यहाँ 0 नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ रखो फॉर्मूला, रखो यहाँ पे स्ट्रेन P3 क्या होगा? सिग्मा P3 बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा P1 बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा P2 बाई। तो ये सिग्मा P3 तो 0 है, 0 हो गया। अब लेकिन सिग्मा P1 ये 0 नहीं है, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। सिग्मा P2 इस वाला वैल्यू को यहाँ उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट किया सॉल्व किया तो फाइनल स्ट्रेन P3 दैट इक्वल टू माइनस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू स्ट्रेन P1 प्लस स्ट्रेन P2।
तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेन P3 जीरो नहीं होता है, तो ये ऐसे कैलकुलेट, इसको पुट करोगे, ये सिग्मा P1 का ये वैल्यू लिखा है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, सिग्मा P2 यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, तो ये वैल्यू माइनस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू, स्ट्रेन P1 प्लस स्ट्रेन P2। तो अब देखो आपका तीनों आ गए, स्ट्रेन P1 भी है, स्ट्रेन P2 भी है, स्ट्रेन P3 भी है, तीनों मिल गए 10 6 माइनस 2 जैसे एग्जांपल। इसमें से मैक्स मिन निकाल लिया, फिर वहां से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट कर दी, गामा मैक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेन P मैक्स माइनस स्ट्रेन P मिन इज वेल। तो यहाँ से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन ऐसे कैलकुलेट कर दे। तो ये सब एनालिसिस तब के लिए है जब प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है सिग्मा P3 दैट 0। प्लेन स्ट्रेन हो जाएगा तो तब नहीं यूज कर रहा है, प्लेन स्ट्रेस के लिए है, सिग्मा P3 0 ऐसे सॉल्व कर दिया। देख लो फिर से एक बार, एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन। ये इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, इनमें से 3 प्लेन मिलते हैं जहां शेष है 0 है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 10 6 माइनस 2 मिल जाए या 10 6 0 मिल जाए। अब सिग्मा B3 आपको नहीं दिया क्वेश्चन में, कई बार दे देगा, नहीं दिया तो 0 है, तो सिग्मा B3 0 के लिए सब कैलकुलेशन है सारी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आई 10 6 या 10 माइनस 6, इसको अलग कर लिया प्लेन को, क्योंकि ये बचा दिया तो बाकी सब बच जाएंगे, मैक्सिमम को सेव कर लिया पहले। 90 पे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्ट्रेन P1 सिग्मा P1 बाई E माइनस न्यू टाइम सिग्मा P2 बाई E, ऐसे स्ट्रेन P2 इस तरह से। ये दोनों को मैनिपुलेट किया, चेंज किया, तो P1 P2 के फॉर्म में सिग्मा P1 E अपॉन 1 माइनस न्यू कर दिस वैल्यू, स्ट्रेन P1 प्लस न्यू स्ट्रेन P2 ऐसे स्ट्रेन P2 सिग्मा P2। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रेन दिया होगा आपको, वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछेगा, इसको पुट करके सॉल्व कर दें। अब प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो सिग्मा P3 0 है बट स्ट्रेन P3 नॉट 0, तो स्ट्रेन P3 का ये फॉर्मूला है, सिग्मा P3 0 हो गया, सिग्मा P1 ये लिखा हुआ इसको यहाँ पुट कर दो, सिग्मा P2 ये लिखा है इसको पुट कर दो, पुट किया सॉल्व किया, तो ये स्ट्रेन P3 दिस वैल्यू माइनस न्यू अपॉन 1 माइनस दिस वैल्यू, स्ट्रेन P1 प्लस स्ट्रेन P2। तो अब तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेन आपके पास आ गए, स्ट्रेन P1 स्ट्रेन P2 स्ट्रेन P3, ये तीनों में मैक्स मिन निकाल लेंगे और वहां से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट कर देंगे, मैक्स स्ट्रेन P मैक्स माइनस P मिन इस तरह से। तो ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल कहीं भी यूज कर सकता है, सब ध्यान रखना है कैसे किया, नोट कर लो इसको। रफ कर रहा है इसको, तो अभी क्वेश्चन करते हैं तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे है। लिखो जरा क्वेश्चन, द स्ट्रेन अरेंजमेंट ऑन अ बॉडी, क्वेश्चन लिखना है आपको, पहले अपनी कॉपी में फिर कॉपी में लिखो, द स्ट्रेन अरेंजमेंट ऑन अ बॉडी। तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लब कर दिया एक साथ, द स्ट्रेन अरेंजमेंट ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट under the state of plane strain condition, अंडर द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। ये वैल्यू दिया हुआ, इसको लिख लो, स्ट्रेन एक्स स्ट्रेन वाई गामा एक्स वाई। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लब कर दिया, द स्ट्रेन अरेंजमेंट ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट अंडर द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, स्ट्रेन एक्स गिवन स्ट्रेन वाई गिवन गामा एक्स वाई गिवन, दैट मींस शेयर स्ट्रेन गिवन। इसके आगे लिखो, डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेन, determine the principal strain along with their location
and maximum shear strain and maximum shear strain and maximum shear strain। तो कोई स्ट्रक्चरल मेंबर था, उसका किसी पॉइंट एक पॉइंट पे स्टडी किया है, तो स्ट्रेन एक्स का वैल्यू इतना है, स्ट्रेन वाई का इतना, गामा एक्स वाई, ये शेयर स्ट्रेन है, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है और उसका लोकेशन निकालना है और देन जो मैक्सिमम स्ट्रेन वो निकालना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लब कर दिया एक साथ। तो जरा वीडियो को पॉज करो, जरा सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन को, फॉर्मूले पता ही सब आपको, उसको कैलकुलेट करो। पॉज कर दो वीडियो को, उसके बाद पहले कैलकुलेट कर लिया अपने आप, उसके बाद फिर वहां से चेक किया। करो जरा इसको पहले अपने आप, वीडियो पॉज कर दो, करो जरा अपने आप। देख लो जरा, आप करें, आपने कर लिया होगा, वीडियो प्ले किया तब कर रहे हो, देख रहे हो। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्ट्रेन P1 P2, स्ट्रेन x प्लस स्ट्रेन y बाई 2। तो स्ट्रेन x कितना है 1200 10 to power minus 6, स्ट्रेन x प्लस स्ट्रेन y माइनस 900 10 to power minus 6 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट, स्ट्रेन y माइनस स्ट्रेन x, स्ट्रेन y माइनस 900 10 to power minus 6 माइनस स्ट्रेन x 1200 10 to power minus 6 स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एक्स वाई, गामा स्क्वायर दैट इज 600 इन 10 to power minus 6 स्क्वायर दिस वैल्यू। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्ट्रेन P1 P2 आ जाएगा। तो ये स्ट्रेन P1 P2 का वैल्यू कैलकुलेट किया होगा आपने, 1242 माइनस 942 1242। स्ट्रेन P1 का वैल्यू 1242 इन 10 to power minus 6 और ये माइनस 942 10 to power minus 6। अब क्वेश्चन में प्लेन स्ट्रेन कंडीशन दी है, इसलिए स्ट्रेन P3 0 हो गया। क्यों? क्वेश्चन में लिखा है कि आप प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, वो आपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो वो दिया हुआ है द स्ट्रेन अरेंजमेंट ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट अंडर द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन मेंशन्ड है क्लियरली। प्लेन स्ट्रेन में स्ट्रेन 0 हो गया, सिग्मा P3 नॉट 0, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा फॉर्मूला रख के, जरूरत पड़ेगी तो। यहाँ तो स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। देन बोला प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन बताओ, फॉर्मूला लगा दो। सो 10 टू थीटा P1 2 टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा, गामा एक्स वाई डिवाइड बाई स्ट्रेन एक्स माइनस स्ट्रेन वाई। तो रख दो गामा एक्स वाई दिया है 600 10 to power minus 6, स्ट्रेन एक्स कितना 1200 10 to power minus 6 माइनस स्ट्रेन वाई कितना माइनस 900 10 to power minus 6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल थीटा P1 निकलेगा। कैलकुलेट किया होगा आपने, कितना है ये थीटा P1 7.97, so this one that is 7.97 डिग्री। फाइनल कन्वर्ट कर दिया थीटा में, पहले 2 थीटा निकलेगा फिर वहां से थीटा ऐसे। देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन पूछ रहा है, गामा मैक्स, फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेन P मैक्स माइनस स्ट्रेन P मिन दिस वैल्यू। अब देखो जरा P1 P2 निकाला है आपने, ये प्लस है, ये 10 है, माइनस 6 है, 0, तो ये मैक्स है, ये मीन है, ये इंटरमीडिएट है। मैक्सिमम कैसे निकालते थे शेयर स्ट्रेस, इंटरमीडिएट छोड़ दो। अभी अगर ये प्लस में होता तब इसको लेते 0 को, ये माइनस, ये मैक्स है, मिन है, ये मैक्स, ये मिन, ये बीच में इंटरमीडिएट, ये प्लस 942 होता है तो 0 यूज करते। तो यहां से निकाल दो स्ट्रेन P मैक्स माइनस P मिन, P मैक्स 1242 10 to power minus 6 माइनस P मिन माइनस 942 10 to power minus 6। तो ये कैलकुलेट होगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन, कितना आ रहा है 2.184, तो ये 2.184 इन 10 to power minus 4। तो ये ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन है, दैट ईएस के ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कैलकुलेशन कम कर देगा, गेट में तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, वहां कर दिया, तो हर जगह पूछता रहता है, तो ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू दिया था, पहले प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल दिया, स्ट्रेन एक्स प्लस स्ट्रेन वाई बाई 2 प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट स्ट्रेन वाई माइनस स्ट्रेन एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एक्स वाई। प्लेन स्ट्रेन क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए स्ट्रेन P3 0 हो गया। देन लोकेशन प्रिंसिपल प्लेन का 2 टाउ एक्स वाई गामा एक्स वाई डिवाइड बाय स्ट्रेन एक्स माइनस स्ट्रेन वाई, सब वैल्यू दिया, पुट करके सॉल्व कर दिया। देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन P max माइनस स्ट्रेन P min
तो यहाँ पुट किया, यहाँ सॉल्व किया, तो गामा में एक्स ऐसे निकाल दिया। नोट कर लो, जिनका कर लिया हो तो ठीक है, अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया, गलती थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो नोट कर लो, चेक करो। ये नहीं कह रहे आप सब कुछ पहली बार सही कर दो, अटेम्प्ट करो रफ कॉपी पे, बस ये कहा था कि वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, बस इतना ही कह रहा है। कोई सीख के नहीं, सब धीरे करते हैं, तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिक्स कर दिया इस तरह से, नोट कर लो। रफ कर प्रिंसिपल स्ट्रेन एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्रेन रोजेट। इसका यूज ऑब्जेक्टिव में भी करता है, कन्वेंशनल में भी करता है, हर जगह यूज कर रहा है, वही देख रहे हैं। राइटिंग दो स्ट्रेन रोजेट, देख लो जरा मैडम। स्ट्रेन रोजेट मतलब मेन टारगेट क्या है, हम जानते हैं एक कॉन्सेप्ट है दैट एनी स्ट्रक्चरल मेंबर दैट डिजाइन्ड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन, बिल्डिंग बना रहे हो, ब्रिज है, कॉलम है, कहीं भी यूज हो रहा है, स्ट्रक्चर बिना ब्रिज, बिना बीम कॉलम के नहीं बनता। तो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, बीम कॉलम, किसी की बात जहाँ पे लोड लग रहा है, तो लोड से क्या वो डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्मेशन से स्ट्रेन, स्ट्रेन से स्ट्रेस, वो स्ट्रेस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कम है तो सेफ डिजाइन, यही करते हैं। सो अब स्ट्रेस में क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं। क्यों, प्रिंसिपल प्लेन सेव कर दिया, बिकॉज बाकी सब पे नॉर्मल स्ट्रेस उससे कम ही रहेगा। तो 3 प्रिंसिपल प्लेन आते हैं, वो अगर सेव कर दिए तो बाकी सब प्लेन सेफ है। और उन्हीं प्रिंसिपल प्लेन की हेल्प से फिर आगे टॉर्मेक्स प्लेन भी निकल जाता है बाइसेक्टर पे। तो हमारा मेन टारगेट होता है क्या, डिजाइनिंग के लिए हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालें। अब वो कहीं भी यूज कर रहे हो, चाहे आपका दैट आगे जैसे इरिगेशन में पढ़ते हो आप, डैम डिजाइन किया, वहां प्रिंसिपल स्ट्रेस का यूज हो रहा है, तो सब कॉन्सेप्ट यही है, इनफाइनाइट प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन सेव कर दिए, बाकी सब सेफ है नॉर्मल के लिए। तो अब प्रिंसिपल प्लेन निकाला, प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट किया था, तो वो तरीका तो हमको एक पता है। अब E इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन है, तो अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है तो ये दूसरा तरीका है कि अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल लो तो इससे भी हम वही प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे फाइनल। अब प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला मालूम है हमको, क्या होता है, ऐसे यूज करते हैं, स्ट्रेन P1 P2, तो वो क्या है, स्ट्रेन x प्लस स्ट्रेन y बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट स्ट्रेन y माइनस स्ट्रेन x स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला है, इसको लगा के आप प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। और प्रिंसिपल स्ट्रेन एक बार आ गया तो यंग्स मॉडुलस मालूम है तो मटेरियल का, तो वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल जाएगा। तो ये निकालने तो मतलब क्या, हमको एक बार स्ट्रेन x मिल जाए, स्ट्रेन y मिल जाए, गामा एक्स वाई मिल जाए, शेयर स्ट्रेन, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेन निकल जाएगा। अब स्ट्रेन निकालने के लिए, नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर करने के लिए हमारे पास स्ट्रेन गेज होता है। स्ट्रेन गेज कैसे रहता है, इसमें स्मॉल थिन वायर रहता है इस तरह से, ये तो बड़ा शेप बना दिया बहुत, दैट बिल्कुल कोई स्ट्रक्चरल मेंबर उसमें पेस्ट कर दिया, स्मॉल थिन वायर्स है इसमें इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, ये ऐसे लिया, इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, स्ट्रेन गेज ऐसे लगा, पेस्ट कर दिया एक्स पे, लोडिंग लगाने से पहले ऐसे पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या है, ये स्मॉल थिन वायर रहता है, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम WSB से, दैट है व्हीट स्टोन ब्रिज से। अब ये स्ट्रक्चरल मेंबर है, अब स्ट्रक्चरल मेंबर में लोड लगेगा, तो उससे क्या होगा, स्ट्रक्चरल मेंबर में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो इसके एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो वायर है, वायर में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो वायर पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से वायर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, और जो रेजिस्टेंस चेंज होता है उसको ये WSB व्हीट स्टोन ब्रिज ये मेजर कर लेता है। तो इस तरह से हम नॉर्मल स्ट्रेन निकाल लेते हैं। तो हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, स्ट्रेन x चाहिए, स्ट्रेन y चाहिए, तो हमने x में लगा दिया, स्ट्रेन x कैलकुलेट कर दिया, ऐसे ही y में पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो ये स्ट्रक्चरल मेंबर था, ऐसे यहाँ हमने y में पेस्ट कर दिया ऐसे,
स्ट्रेन y कैलकुलेट कर दिया, तो स्ट्रेन x कैलकुलेट कर दिया, स्ट्रेन y निकाल दिया और बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू से, दैट मीन बहुत सेंसिटिव है, दैट 10⁻⁻6 का बहुत अच्छा रीडिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेन में गामा XY लिखा हुआ है। तो या तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रिंसिपल प्लेन पहले से पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर वेसल की बात करें, प्रेशर वेसल कैसे लेते हैं, ऐसे प्रेशर वेसल की बात करें तो प्रेशर वेसल में क्या है, थिन प्रेशर वेसल है, थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल, ऐसे इस तरह से। तो इसमें क्या हमको ये पहले से पता है कि इधर हुप स्ट्रेस है और इधर लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस है। तो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जहां पे पहले से प्रिंसिपल प्लेन आपको मालूम है, तो उस केस में क्या कि उन्हीं दो डायरेक्शन में लगा देंगे स्ट्रेन गेज, तो सीधे वो प्रिंसिपल स्ट्रेन मिल जाएगी डायरेक्ट, स्ट्रेन P1 P2। और एक बार स्ट्रेन P1 P2 आ गया तो सिग्मा P1 P2 निकाल ही देंगे। तो इसलिए जहां हमको पता है, सो इफ प्रिंसिपल प्लेन नोन, इफ प्रिंसिपल प्लेन नोन मतलब जिस एनालिसिस में हमको प्रिंसिपल प्लेन पहले से मालूम है, तो हमको दो स्ट्रेन गेज का जरूरत है, सीधे सीधे दो डायरेक्शन में लगा देंगे स्ट्रेन गेज और सीधे प्रिंसिपल स्ट्रेन की मेजर हो जाएगा और उसके बाद वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल देंगे। सो यूज दैट टू स्ट्रेन गेज। तो वहां पर दो डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा दिया और ये पूरा एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन हर स्ट्रक्चरल मेंबर पे लोडिंग में हमको पता नहीं होता प्रिंसिपल प्लेन कहां पे। मान लो किसी कंडीशन में आपका प्रिंसिपल प्लेन 7.97 डिग्री पे आ गया, तो अब ये किसको मालूम चलेगा 7.97 पे स्ट्रेन गेज लगाना, नहीं मालूम ना, तब तो हम यही फॉर्मूला लगाएं। तो हमारे पास जैसे आपने यहाँ पे एक स्ट्रेन गेज स्ट्रेन एक्स पे लगा दिया, स्ट्रेन वाई लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या गामा एक्स वाई, क्योंकि गामा एक्स में शेयर स्ट्रेन गेज कुछ नहीं होता। नॉर्मल स्ट्रेन को आप मेजर कर सकते हो, स्ट्रेन गेज होता है, स्ट्रेस गेज कुछ नहीं होता, स्ट्रेस को आप मेजर नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रेन फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रेस डिराइव्ड यूनिट है स्ट्रेन से। स्ट्रेन गेज में नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर कर सकते हो आप, लेकिन शेयर स्ट्रेन को मेजर नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम यहाँ फंस गया गामा एक्स वाई में, यहाँ गामा एक्स वाई तो आपके पास है ही नहीं, तो ये नहीं है। तो यानी अगर आपने एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन में लगाया स्ट्रेन गेज, तो उससे आपका ये फाइनल प्रिंसिपल स्ट्रेन नहीं निकलेगा, जहां प्रिंसिपल प्लेन आपको नहीं मालूम। लेकिन जहां प्रिंसिपल प्लेन पता है आपको कि भाई इतने दो है प्रिंसिपल प्लेन आपका, जैसे सिलेंड्रिकल वेसल में मालूम था हुप स्ट्रेस इधर आएगी, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस इधर आएगी, पता है, तो उन्हीं दो डायरेक्शन में लगा दिया स्ट्रेन गेज, तो वो सीधे प्रिंसिपल स्ट्रेन की रीडिंग दे देगा। लेकिन जहां पे स्ट्रक्चरल मेंबर में आपको प्रिंसिपल प्लेन नहीं पता है, तो वहां पर ये गामा एक्स वाई नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप दो डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा के फाइनली प्रिंसिपल स्ट्रेन नहीं निकाल पाओगे, तो यानी ये तरीका सही नहीं। तो अब निकालना तो पड़ेगा, डिजाइन करना ही है, कैसे करें। तो अब देखो जरा एक फॉर्मूला हमारे पास और है इस तरह से कि दैट स्ट्रेन एक्स डैश, वो क्या है, स्ट्रेन एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्ट्रेन वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस गामा एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी हमारे पास एक ऐसे। तो अब क्या हुआ, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगाया, उससे फाइनली प्रिंसिपल स्ट्रेन नहीं निकल पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पर तीन डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा रहे हैं, तो ये तीन डायरेक्शन कैलकुलेट लगा अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या किया, जैसे मान फॉर एग्जांपल एक हमने लगा दिया 0 डिग्री पे, एक लगा दिया हमने 60 डिग्री पे, मान लो लगा दिया आपका 90 डिग्री पे, और एक लगा दिया मान लो 60 डिग्री पे, ऐसे ऐसे लगा दिया। तो ये 0 पे लगाया है, एक्स है, रीडिंग देगा, ये 90 पे लगाया है, ये वाई की रीडिंग देगा, और ये 60 का लगाया है तो ये एक्स डैश की रीडिंग देगा। तो ये एंगल 60 है, स्ट्रेन गेज में कहां से हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर करते हैं इस तरह से। तो अब क्या किया, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में नहीं, एक पॉइंट पे तीन डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा दी। तो जब स्ट्रेन गेज लगाया तो ये रीडिंग मिल जाएगा, ये रीडिंग मिलेगा, ये रीडिंग मिल जाएगा। तो स्ट्रेन 60 की स्ट्रेन एक्स डैश का रीडिंग मिल गया हमको, यहाँ से ये एक्स पता है, वाई पता है, गामा ये थीटा पता है, एक ही अननोन बचा गामा एक्स वाई। तो यहाँ से इस तरह से गामा एक्स वाई निकल जाएगा, और एक बार गामा एक्स वाई निकल गया, एक बार गामा एक्स वाई निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगा। टारगेट क्या हमारा, प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना। फर्स्ट क्या रहा था, गामा एक्स वाई, वो कैलकुलेट हो ही किया, जिस तरह फाइनली प्रिंसिपल स्ट्रेन कैलकुलेट कर देंगे। इसलिए एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में नहीं, एक पॉइंट पे किन्हीं भी तीन, जरूरी नहीं कि 0 90 लेना है, एक पॉइंट पे किसी भी तीन ऑर्बिटरी डायरेक्शन में लगा देंगे, एक 10 डिग्री पे, एक 20 पे, एक 30 पे। तो एक पॉइंट पे किसी भी तीन डायरेक्शन, तीन आर्बिट्री डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज में लगाकर फाइनली हम प्रिंसिपल स्ट्रेन मेजर करना है, फिर वहां से फाइनली प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। तो एक पॉइंट पे जो तीन डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगाया है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द स्ट्रेन रोजेट। तो दिस अरेंजमेंट कॉल्ड स्ट्रेन रोजेट। तो इस तरह से स्ट्रेन रोजेट की हेल्प से हम फाइनल प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं। तो ये पहले पूछेगा, इसको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कन्वेंशनल में भी आता है, और इंटरनल में पूछता है कि भाई स्ट्रेन रोजेट से आप प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकाल लो। तो ये सब जो बोला है सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहां पे सब कुछ मालूम होना चाहिए। देख लो फिर से एक बार, स्ट्रेन रोजेट क्या, दैट हमारा टारगेट क्या है कि जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है उसमें हम फाइनली प्रिंसिपल स्ट्रेन प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालें। अब क्या कि जहां पे हमको प्रिंसिपल प्लेन पहले से पता है,
कि भाई ये प्रिंसिपल प्लेन है, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं उन्हीं जहाँ पे पता है तो वहां उन्हीं दो डायरेक्शन में लगा देंगे स्ट्रेन गेज, सीधे प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगा, वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। अब लेकिन हर केस में नहीं पता होता, जैसे कोई स्ट्रक्चरल मेंबर वहां प्रिंसिपल प्लेन आपका 7.97 डिग्री पे आया, तो वो कौन बता पाएगा, तो वो तो नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए वहां पे अब क्या है, फॉर्मूला यही है कि हमारे पास, मान लो उसी मेंबर की बात करें जहां प्रिंसिपल प्लेन नहीं पता, तो आपने एक्स पे लगा दिया स्ट्रेन गेज, वाई पे लगा दिया, स्ट्रेन एक्स वाई की रीडिंग तो आ गया बट यहाँ प्रॉब्लम गामा एक्स वाई का शेयर स्ट्रेन नहीं निकलेगा। क्यों, नॉर्मल स्ट्रेन गेज होता है, शेयर स्ट्रेन गेज नहीं कुछ होता, शेयर स्ट्रेन को आप मेजर नहीं कर सकते, फॉर्मूले से निकाल सकते। तो अब ये कैसे ही वर्क करता है, तो ये जो स्ट्रेन गेज है दैट आपका स्ट्रेन गेज में इसमें स्मॉल थिन वायर रहता है ऐसे, तो जो स्ट्रक्चरल मेंबर इस पॉइंट लगाना है पेश कर दिया ऐसे एक्स पे वाई पे इस तरह से लोडिंग लगाने से पहले। अब जब स्ट्रक्चर पे लोड लगेगा तो वो डिफॉर्म स्ट्रक्चर डिफॉर्म होगा, एलोंगेशन कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो इसलिए इसमें वायर जो यहाँ अटैच किया तो वायर जो है थिन वायर, इसमें भी एलोंगेशन कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। तो वायर में एलोंगेशन कॉन्ट्रैक्शन से वायर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, और जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ इसको WSB वीट स्टोन ब्रिज मेजर कर लेता है। तो इस तरह से हम फाइनली स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन, और 10⁻⁻⁶ का बहुत अच्छा रीडिंग है। तो एक्स मिल गया, वाई मिल गया, बट प्रॉब्लम यहाँ पे गामा एक्स वाई का ये नहीं मिला शेयर स्ट्रेन, तो इसलिए निकल नहीं पाएगा। तो ये तरीका तो सही नहीं। अब एक फॉर्मूला हमारे पास और है, ये वाला स्ट्रेन एक्स डैश का तो हमने क्या किया, अब उसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन में नहीं, तीन डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा दिए। जैसे एक एग्जांपल लिया, 0 पे लगा दिया, 90 पे लगा दिया, 60 पे लगा दिया। तो अब 0, 90, 60 सबकी रीडिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पता है हमको, तो यहाँ ये मिल गया 60 का रीडिंग, ये 0 का, ये 90 का, थीटा पता है ये 60, हॉरिजॉन्टल से एंगल बचा एक ही अननोन, गामा एक्स वाई मिल गया। तो एक बार जो गामा एक्स वाई मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करके यहाँ से क्या प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगा। तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन में नहीं, एक पॉइंट पे किसी भी तीन आर्बिट्री डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगाकर फाइनली हम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल लेंगे, और फिर वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर देंगे। तो ये जो एक पॉइंट पर तीन आर्बिट्री डायरेक्शन में जो स्ट्रेन गेज लगाया है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द स्ट्रेन रोजेट। तो ये पूछता है इंटर में स्ट्रेन रोजेट कैसे वर्क करता है, कैसे है, क्या एनालिसिस है, पूरा एक्सप्लेन करो। तो ये पूरा बना के जो बोला है सब ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसको यूज करेंगे, कौन कौन से रोजेट होते हैं सब चेक करेंगे। तो जरूरी नहीं कोई आपको 90 पे लेना है, कोई भी 10 डिग्री पे लगा दिया, 20 पे, 30 पे, वो जैसा क्वेश्चन बोलेगा जैसे वैसा यूज कर ले। तीन डायरेक्शन लगाकर स्ट्रेन गेज फाइनली हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लें। तो ये एक पॉइंट पे जो तीन डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेन रोजेट। इसका यूज करके फाइनली प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो आगे देखेंगे अभी इसका एनालिसिस। नोट कर लो, जैसे लिखा है बोर्ड पे ऐसे बिल्कुल नोट कर लो। इसके ऊपर जहां हेडिंग दिया है यहाँ 4.3 + 4.4 लिख देना। तो जो बोला है सब 4.3 और 4.4 में लिखा है। रफ कर रहे हैं। हेडिंग दो, टाइप ऑफ स्ट्रेन रोजेट। अभी जो टाइप ऑफ स्ट्रेन हेडिंग दी आपने, इसके आगे जो फिगर बना रहे हैं सब बनाने नहीं आपको मेन कॉपी में अपने, चाहे तो मर्जी तो घर पे टाइम है तो बना भी सकते हो, लेकिन सब ये सब दिया हुआ है फोटोकॉपी में, खाली वो समझने के लिए यूज कर रहे हैं कैसे आ रहा है। तो ये नोट नहीं करना जरूरी नहीं है कि आप नोट करो, और अगर आपको लगता है तो आप नोट भी कर लो, लेकिन मैं रफ के फॉर्म में समझा रहे हैं बिकॉज ये सब फोटोकॉपी में आपको दिया हुआ। सो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन रोजेट हमको मालूम है, एक पॉइंट पे तीन डायरेक्शन लगे हुए। अब क्वेश्चन में जैसे लिखा होगा 45 डिग्री, 60, 120 कुछ भी, वही सब देख रहे हैं। फर्स्ट वन है दैट इज अ 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट। तो कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ फोटोकॉपी में दिया हुआ है। 4.3, 4.4 जो लिखा उसमें दिया है, बड़ी समझना है कैसे। तो 45 में क्या होगा, इसमें एक आपका 0 डिग्री पे, एक 90 डिग्री पे,
और एक आपका जो है 45 डिग्री पे, तो ये एंगल 45 डिग्री स्ट्रेन रॉजेट, 45 डिग्री रॉजेट दैट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉजेट। तब ये क्या है दैट ये 0 वाला है, ये x का रीडिंग दे देगा, ये 90 वाला y का रीडिंग दे देगा, और ये 45 वाला x डैश का रीडिंग दे देगा। सब रीडिंग मिल गया। मेन टारगेट क्या, स्ट्रेन रॉजेट का मेन टारगेट क्या है, मैक्सिमम वो गामा xy निकालना। तो यहाँ कैसे आ जाएगा, स्ट्रेन 45 इक्वल टू स्ट्रेन x स्ट्रेन 0 cos स्क्वायर थीटा प्लस स्ट्रेन y स्ट्रेन 90 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tau xy गामा xy cos थीटा cos 45 sin 45 cos 45 sin 45। तो आपने पॉइंट पे लगा दिया, 0 पे लगा दिया, 90 पे लगा दिया, 45 पे लगा दिया। स्ट्रेन x डैश का वैल्यू स्ट्रेन x cos स्क्वायर थीटा स्ट्रेन y sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tau गामा xy cos थीटा sin थीटा, इस तरह से। तो ये ऐसे लगा दिए, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 45 पे रीडिंग, 45 का दैट, अब ये 40 एंगल पता है, 0 पता है, 90 पता है, x डैश पता है, ये स्ट्रेन 40 सब रीडिंग है हमारे पास, खाली एक अननोन है गामा xy। तो सब कुछ दिया होगा, स्ट्रेन 0 क्वेश्चन में दिया होगा, स्ट्रेन 90 दिया होगा, स्ट्रेन 45 दिया होगा, तो खाली गामा xy बचा, वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ये निकल जाएगा गामा xy, देन उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल देंगे। तो ये 45 डिग्री रॉजेट ऐसे इस तरह से। सेम ऐसे 60 डिग्री रॉजेट, वो अभी देखा ही था हमने भी। तो 60 डिग्री रॉजेट स्ट्रेन रॉजेट, उसमें क्या है, एक 0 डिग्री पे, एक 90 पे, और एक आपका 60 पे। तो ये 60 पे, बस सेम भाई यही फॉर्मूला, जहां सब ये तीनों वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में आपको 0 90 60 का, तो यही फॉर्मूला जहां 45 लिखा वहां 60 कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम वैसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट रॉजेट जो है 120 डिग्री स्ट्रेन रॉजेट। 120 में क्या है कि एक 0 पे है, एक आपका 90 पे है, और एक 120 पे। तो ये एंगल 120, इसको आप फिगर आपको इस तरह से दिया हो सकता है, ये ऐसे दे सकता है, ये 0 पे, ये 90 पे, ऐसे दे सकता है अरेंजमेंट। तो 120 ये 60 हो गया, एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, तो ये 120 हो गया ऐसे। तो फॉर्मूला जो एंटी क्लॉक स्ट्रेन साइन कन्वेंशन पता है हमको, एंटी क्लॉक पॉजिटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। अब यहाँ पे कैसे, हॉरिजॉन्टल से स्ट्रेन कैलकुलेशन, तो ऐसे फिगर दे सकता है आपको। तो ये दे देगा रीडिंग 60 का, सॉरी 120 का, ये 120 का रीडिंग दे देगा स्ट्रेन 120 का, ये 0 का, और ये 90 का। तो यही सेम फॉर्मूला है, इसमें बस जहां जहां 45 लिखा है यहाँ 120 लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही ऐसा यूज कर दिए। तो ये थर्ड 120 रॉजेट। अब देखो तीनों में केस में एक 0 पे एक 90 पे, कोई जरूरी नहीं कि 0 90 होना चाहिए, कोई भी तीन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन डेल्टा रॉजेट, डेल्टा स्ट्रेन रॉजेट। सो डेल्टा स्ट्रेन रॉजेट, इसमें क्या है कि एक आपका 0 डिग्री पे है, एक 60 पे है, और एक 120 पे। तो ये 60 एंगल है, ये 120। इसका अरेंजमेंट ऐसे दिया हो या फिर ऐसे दिया हो, इस तरह से 0 पे ऐसे अरेंजमेंट दे सकता है, ये एंगल 60, ये एंगल 60, एंटी क्लॉक पॉजिटिव लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया 120। तो ये स्ट्रेन 120 दे देगा, ये 0 दे देगा, ये 60 दे देगा। तो इसमें 90 इस बार नहीं है, तो तीनों वैल्यू मिल जाएंगी आपको 0 60 120। इसमें दो इक्वेशन बन जाएगी, देखो जरा। एक इक्वेशन स्ट्रेन 60 का, क्या स्ट्रेन 0 cos स्क्वायर 60 प्लस स्ट्रेन 90 sin स्क्वायर 60 प्लस गामा xy cos 60 sin 60। स्ट्रेन x डैश लिखा है, स्ट्रेन x डैश स्ट्रेन x cos स्क्वायर थीटा स्ट्रेन y sin स्क्वायर थीटा प्लस गामा xy cos थीटा sin थीटा। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा स्ट्रेन 120 का, दोनों वैल्यू दिया होगा स्ट्रेन 60 120 दोनों, तो स्ट्रेन 0 cos स्क्वायर 120 स्ट्रेन 90 sin स्क्वायर 120 sin स्क्वायर 120 प्लस गामा xy cos 120 sin 120। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आपको 0 60 120 दिया होगा, तो ऐसे दो इक्वेशन बन जाएगा। दो अननोन है, देखो एक अननोन है स्ट्रेन 90 और एक अननोन है गामा xy। तो ये दो अननोन दो इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन लिख देंगे, सॉल्व कर ले। कन्वेंशनल क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा इसमें, सॉल्व करना कन्वेंशनल, लेकिन कॉन्सेप्ट सब पता होना चाहिए वो क्या है स्ट्रेन रॉजेट। तो दो इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करके स्ट्रेन 90 गामा xy आ जाएगा, देन फिर प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल देंगे, फिर वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस। डेल्टा स्ट्रेन रॉजेट सेम ऐसे ही स्टार स्ट्रेन रॉजेट, स्टार स्ट्रेन रॉजेट। इसमें क्या है कि एक आपका 0 डिग्री पे, एक आपका 120 पे है, और एक आपका 240 पे। तो ये 120 एंगल है और ये 240 एंगल है। तो स्टार का शेप बन रहा है, दैट स्टार स्ट्रेन रॉजेट। सेम है इक्वेशन, देखो जरा 120 का इक्वेशन तो यही होगा इसमें,
दूसरा जहां 60 लिखा वहां 240 लिख देंगे, बाकी सेम ऐसे इक्वेशन। तो एक इक्वेशन बने या दो इक्वेशन बने, हर में कॉन्सेप्ट एक ही है, फाइनली गामा एक्स वाई निकालना है। उसके बाद वहां से फिर प्रिंसिपल स्ट्रेन फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा। देख लो फिर से, तो क्वेश्चन में कोई बोल सकता है ये ड्रॉजेट है, कोई भी तीन आर्बिट्री डायरेक्शन वैल्यू दे सकता है, टारगेट एक ही है, गामा एक्स वाई निकाल। तो ये 45 डिग्री ड्रॉजेट, ये क्वेश्चन स्ट्रेन एक्स कॉस स्क्वायर थीटा स्ट्रेन वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई गामा एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। 60 डिग्री पे लगा दिया, जहां जहां 45 वहां 60 हो जाएगा। थर्ड वाला ऐसे 120 वाला, जहां जहां 45 120 हो जाएगा। 120 ड्रॉजेट ऐसे दे सकता है या ऐसे दे सकता है अरेंजमेंट। तो ये 60 एंगल दे देगा ऐसे, तो एंटी क्लॉक पॉजिटिव होता है फॉर्मूले में, 120 ले लेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल से एंगल। सेम डेल्टा ड्रॉजेट, डेल्टा में इसमें एक 0 पे है, एक 60 पे, एक 120 पे, ऐसे अरेंजमेंट दे दे या फिर ऐसे अरेंजमेंट दे दे। ये 60 दिया तो ये 60 हो गया, ये 120। ध्यान रखना है कौन सा 120 कौन 60। तो दो इक्वेशन बन गई, एक स्ट्रेन 60 की, एक स्ट्रेन 120 की। दो अननोन है, एक स्ट्रेन 90 और एक गामा एक्स वाई। दोनों सॉल्व हो जाएंगे, फिर वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेन फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऐसे स्टार स्ट्रेन ड्रॉजेट में 120 पे, 240 पे, दो इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे भी 120 वाला इक्वेशन तो यही बनेगा सेम ऐसे, यही आ गया। और 60 वाला जहां 60 लिखा है वहां 240 लिख दो, बस ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। मेन टारगेट सबका एक ही है कि दैट फाइनली हम यहाँ पे प्रिंस गामा एक्स वाई निकाल के डेल स्ट्रेन ड्रॉजेट से देन फाइनली प्रिंसिपल स्ट्रेन फिर वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाले। अब देखो ये फोटोकॉपी में दिया तो कोई जरूरी नहीं आपको नोट करना है, आपकी मर्जी है। फोटोकॉपी 4.3 4.4 में जो लिखा है उसको देख लो, वहां सब दिया हुआ है। तो अगर आप रहेगा आपके पास ठीक है, नहीं तो मर्जी तो नोट कर लिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। वहां पे दिया हुआ, आपने ऊपर हेडिंग में लिखी दिया 4.3 4.4, हेडिंग डाल दो टाइप ऑफ स्ट्रेन ड्रॉजेट, और वो 4.3 4.4 जो भी लिखा है तो फिर से यहाँ पे लिख दो एक बार। और मर्जी है तो आपका चाहे नोट कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रेन ड्रॉजेट देख लिया। तो अब इसका एक क्वेश्चन अब कन्वेंशनली बनता है, ऑब्जेक्टिव में छोटा पार्ट बनता है, वो तो हम जितना पढ़ो से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे नहीं, वो करने को आपको देंगे, उसका आंसर दे देंगे, खुद से करना है, ईमानदारी से करना है, जैसे बोला है करना है, खाली लगा के कान में बस सुनना नहीं, गाने पे मूवी नहीं चल रहा, जो काम दिया वो करना भी वैसे। तो एक क्वेश्चन करेंगे इसमें। जिनको नोट करना होगा उन्होंने कर लिया होगा, और जिनको दिख रहा है वहां फोटोकॉपी में जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं वैसे वहां फोटोकॉपी में दिया ही होगा आपके, तो नोट कर लिया होगा। जो नोट करना होगा वो पॉज करके कर चुके होंगे। अब उसके आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन पहले लिखना है आपको पूरा, ये क्वेश्चन आपके पास है नहीं, पूरी लैंग्वेज लिखनी है आपको। अच्छा जिनको नोट करना है 1 मिनट देख लो, 2 मिनट कर लो नोट। तो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, ये पूरा फुल 20 मार्क्स का कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा देगा। ये करना भी खुद से, खाली इसके आपका आंसर देंगे, उसके अगर डाउट लगेगा तो वहीं पे आप डाउट सेशन में पूछोगे, जहां वीडियो देखते हो वहीं पे ऑप्शन रहता है, वहीं पे पूछ लिया कुछ भी डाउट, तो आपको आंसर दे देंगे सारे। लिखो जरा क्वेश्चन, लिख पूरा लिखना है आपको, कॉपी में लिखना है, लिखो पूरा क्वेश्चन। अ डेल्टा स्ट्रेन रोजेट, अ डेल्टा स्ट्रेन रोजेट make angle delta strain rosette of 3 electrical resistance strain gauge of 3 electrical resistance strain gauge of 3 electrical resistance strain gauge making an angle of 0 degree, 60 degree and 120 degree, 0 degree, 60 degree and 120 degree as shown in figure। फिगर दिया हुआ है वो बनाते हैं अभी, as shown in figure। If Poisson's ratio is 1/3, if Poisson's ratio is 1/3 under plane stress condition, 1/3 under
पॉइजन रेशियो 1/3 कॉमा करके अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन द फॉलोइंग स्ट्रेन इज मेजर्ड. The following strain is measured. Determine the magnitude of principal strain. Determine the magnitude of principal strain. Their location. Magnitude of principal strain, their location, and maximum shear strain. And maximum shear strain. फिगर बना लो. देख लो जरा बेटा, क्वेश्चन में डेल्टा स्ट्रेन किस दिया हुआ है और फिगर दिया हुआ उसने ABC. तो बोला है कि प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है, लोकेशन, देन उसका दैट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन. कुछ भी कैलकुलेशन करना है, गामा एक्स वाई चाहिए. हमें मालूम है स्ट्रेन गेज के हेल्प से, स्ट्रेन नॉलेज के हेल्प से क्या कर रहे हैं, गामा एक्स वाई निकालना है. तो ये स्ट्रेन ए क्या हो जाएगा, स्ट्रेन 0 है. स्ट्रेन बी क्या होगा, 60 की 120, बोलो 60 की 120, तो ये क्या हो जाएगा 120. तो स्ट्रेन 120 हो गया. और स्ट्रेन सी क्या है, स्ट्रेन 60. उल्टा नहीं लिख दिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन स्टार्टिंग में. तो अब देखो जरा वैल्यू तीनों दिया हुआ है. अब ये फॉर्मूला है, देखो जरा ये लगा हुआ है. तो स्ट्रेन 60 भी दिया है, स्ट्रेन 120 भी दिया है. तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगे आपके ऐसे. और स्ट्रेन 0 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, स्ट्रेन ए जो स्ट्रेन 0 है. तो ये दो इक्वेशन बना लोगे आप. इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेन 90 और गामा एक्स वाई आ जाएगा. ये स्ट्रेन 90 गामा एक्स वाई निकल जाएगा. उसके आप प्रिंसिपल स्ट्रेन का फॉर्मूला लगा देंगे. प्रिंसिपल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेन P1 P2 का, स्ट्रेन x प्लस स्ट्रेन y/2. x क्या हो गया 0 और y क्या हो गया 90 निकलेगी यहाँ से. और वहां फॉर्मूले गामा एक्स वाई आएगा, वो भी निकल गया. स्ट्रेन P1 P2 आ जाएगा. स्ट्रेन P1 P2 निकल गया. उसका देखो जरा क्वेश्चन है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन दिया है, तो स्ट्रेन P3 निकाल लेंगे. स्ट्रेन P3 का फॉर्मूला क्या है, माइनस न्यू डिवाइड बाई 1 माइनस न्यू, स्ट्रेन P1 प्लस स्ट्रेन P2. ये सॉल्व हो जाएगा. ये लगा के स्ट्रेन P3 भी आ गया. अब P1 P2 P3 तीनों मिल गए. इसमें से मैक्स मिन सेलेक्ट कर लेंगे. तो मैक्स मिन सेलेक्ट करके वहां से फिर फाइनली मैक्सिमम शेयर से निकाल दें. लोकेशन निकालने का फॉर्मूला पता है, ये पूरा क्वेश्चन है 20 नंबर का. तो काफी कैलकुलेशन है. क्यों, ये दो इक्वेशन सॉल्व होगा पूरा. तो सॉल्व करके कैलकुलेटर यूज करेंगे, सॉल्व होगा, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेन निकले. काफी कैलकुलेशन है, इसलिए 15 या 20 मार्क्स का फुल क्वेश्चन. तो ये आपको तरीका बता दिया. अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन दे दिया है, अब आप वीडियो को पॉज कर दो. पॉज करके अपने आप से सॉल्व करो. चाहे भले आप गेट का तैयारी कर रहे हो खाली, लेकिन सॉल्व करना है खुद से. क्यों, थोड़ा जब सॉल्व करते हैं थोड़ी चीजें और जुड़ती हैं कॉन्सेप्ट में, अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत जरूरी है सब चीजें. कोई एक बीच का छोटा पार्ट पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में गेट के एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट हमको सारे मालूम होने चाहिए. तो सॉल्व करो, पूरे आंसर निकल. टाइम लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा. पूरे को सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट वीडियो प्ले करके आंसर देखने हैं. तो आपको खाली आंसर दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई डाउट लगेगा तो आप मुझसे पूछोगे वहां पे डाउट सेशन में. डाउट वाले जो है वहां पूछ लेते हो, इसके आंसर दे रहे हैं आपको. पहले आंसर देखना नहीं है, पहले आपसे बोला जैसे आप वीडियो पॉज कर दो, पूरा सॉल्व कर लो, पूरा टाइम दे के 10-15 मिनट जो भी लगता है. उसके बाद वीडियो प्ले किया है, फिर आप आंसर क्रॉस चेक कर रहे हो.
तो ये सारे आंसर्स हैं। तो आपने सॉल्व किया होगा, उसके बाद ये आंसर देख रहे हो, और सॉल्व किए बिना आंसर देख रहे हो तो ये गलत है। जैसा कह रहे हो वैसे फॉलो करो। भले एक बड़ा क्वेश्चन है लेकिन टाइम देना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसके अपनी मिस्टेक देखनी है। तो ये सारे आंसर हैं, तो क्रॉस चेक किया वहां से। बाकी तब भी उसका कोई डाउट लगा तो आपने सॉल्व करा, आपने जैसे सॉल्व किया उसके बाद आप मुझे वहां जो आपका जहाँ वीडियो देख रहे हो ऑप्शन है उसमें बेस को हमने ऐसे सॉल्व किया था, तो ये इसमें क्या मिस्टेक है पूछ लोगे आप। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो ये आंसर सारे, नोट कर लो। रफ कर रहे हैं। ये बुकलेट खोलो जरा, बुकलेट में एक अच्छा क्वेश्चन है। बुकलेट सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लेकिन जो कुछ लग रहा है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छा है इसमें, तो वही पहले यूज कर लेते हैं। आगे सब हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बुकलेट में आपका पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 20 है, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइज। तो पेज नई जो बुकलेट है आपके पास उसमें पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 20 न्यूमेरिकल डाटा टाइप क्वेश्चन, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइज। इसको पढ़ो ध्यान से, पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ो आप ध्यान से। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, पिछला कन्वेंशनल क्वेश्चन था, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है गेट के एग्जाम के लिए। पढ़ो ध्यान से। देख लो जरा बेटा, a square plate of size 1 meter into 1 meter is loaded as shown in the figure. O is the center of the plate. OC and OD are 30 degree to the x and y direction. तो ये OC और OD 30 डिग्री पे x और y से, यानी इनके बीच का एंगल 90 है OC OD का। बिफोर द लोडिंग यंग्स मॉडुलस गिवन, यंग्स मॉडुलस दिया है क्वेश्चन में 150 गीगापास्कल, and the shear modulus G that is given 60 गीगापास्कल। ये वैल्यू दिया हुआ है। The change in angle between OC and OD after the application of stress and degree will be। देख लो जरा एक मिनट, क्या कह रहा है, ये प्लेट दिया है, इसमें ये OC OD जो लाइन है इसके बीच का एंगल 90 है। अब बोल रहा है कि जब लोडिंग लगा दिया तो इनके बीच का एंगल कितना चेंज हुआ वो निकालो। देखो जरा, स्ट्रक्चरल मेंबर में लोड लगाते हैं डिफॉर्मेशन आता है, बस दो ही तरह का डिफॉर्मेशन है, नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में क्या होता है, लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, शेयर स्ट्रेन क्या होता है, एक्सिस के बीच का एंगल चेंज होता है। तो 90 से जो एंगल चेंज होता है 90 से 88 हो गया जस्ट एग्जांपल, तो 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन है, इतना एंगल नहीं आता, बहुत कम वैल्यूज मिलती है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो दिख ही जाएगा बहुत कम वैल्यू आती है। स्मॉल डिफॉर्मेशन का स्टडी है, हुक्स लॉ पढ़ रहे हैं, सोमो स्ट्रक्चर, जस्ट समझने के लिए। तो एक्सिस के बीच का एंगल मान लो पहले 90 है, अब मान लो इसके बाद फाइनली लोडिंग के बाद 88 हो गया, तो 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन है। तो वही बोल रहा है कि ओसी और ओडी जो लाइन है इसके बीच एंगल कितना चेंज हुआ, कितना चेंज, 90 से 88 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री शेयर स्ट्रेन है, वो 2 डिग्री निकालने को बोल रहा है। तो देखो निकाल सकते हैं, ई और जी दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट होगा देखो जरा। जी का वैल्यू, जी क्या होता है, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन निकालना, 90 से 88 एंगल हो गया उनके बीच का एंगल, तो 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन है, तो 2 डिग्री शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो टाउ निकल जाए तो जी तो दिया ही हुआ, गामा निकल जाएगा। तो अब ये ओसीओडी में टाउ निकल जाए तो कैलकुलेट कर लें, देखो जरा। तो ये 30 है तो ये एंगल 30 है, तो टाउ एक्स डैश वाई डैश निकाल दो। तो टाउ एक्स डैश वाई डैश फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस टाउ एक्स वाई इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखो जरा, ये सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स कितना दिया क्वेश्चन में 60, सिग्मा वाई कितना है 40 और टाउ एक्स वाई कितना है 50। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, करना आप ही को है, पूरा कांस्टेंट बता दे रहा है। ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, सब दिया है। थीटा एंगल कितना है, स्ट्रेस निकालना, थीटा एंगल कहाँ से, वर्टिकल से, तो वर्टिकल से एंगल ये है 30 और वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन पॉजिटिव। तो थीटा यहाँ फॉर्मूले में क्या हो जाएगा +30 और सिग्मा एक्स में टाउ एक्स वाई आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या टाउ एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा। और जी क्या होता है, shear stress by shear strain, टाउ एक्स डैश वाई डैश डिवाइड बाय shear strain गामा एक्स डैश वाई डैश, दिस वैल्यू। तो ये गामा एक्स जी दिया हुआ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा गामा एक्स डैश वाई डैश, लेकिन ये निकलेगा रेडियन में, पूछ रहा है डिग्री में, तो गामा एक्स डैश वाई डैश रेडियन में आ गया, तो इसमें क्या करेंगे 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे इसका आंसर कुछ ऐसे आ रहा है 0.018687 इस तरह से, 0.01 डिग्री आ रहा है, दैट वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन होगा भी, हुक्स लॉ पढ़ते हैं, वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन का स्टडी है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये गेट का एक अच्छा क्वेश्चन है, वहां कैलकुलेटर रहता है ये गेट में, ऐसे सॉल्व कर दें। देख लो फिर से, ये प्लेट दिया हुआ है, ये ओसी और ओडी के बीच का एंगल 90 था, बोल रहा है कि लोडिंग के बाद इनके बीच का एंगल कितना चेंज होगा वो निकालो। तो 90 एंगल मान लो पहले था, लोडिंग के बाद 88 हो गया, तो 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन है, ये मालूम है हमको। अब वो बढ़ गया कम हो गया प्लस माइनस, वो हमने चैप्टर साइन कन्वेंशन देखा था चैप्टर 2 में, तो वो निकालना कैलकुलेट का। अब देखो सिग्मा एक्स सिग्मा टाउ एक्स पे दिया है, इससे क्या किया हमने यहाँ पे इस प्लेन पर कितना शेयर स्ट्रेस निकाल दिया, टाउ एक्स वाई डैश, ये फॉर्मूला मालूम है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा देखो जरा, थीटा वैल्यू कैसे, यहाँ से ये प्लेन है, स्ट्रेस में एंगल कहाँ से लेते हैं वर्टिकल से, वर्टिकल से एंगल कितना है थीटा, ये वर्टिकल 30 और एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल से इसलिए पॉजिटिव, तो थीटा आपका +30 और जी दिया है क्वेश्चन में, तो जी ये निकल जाएगा, टाउ यहाँ पुट कर देंगे, सब दिया है सिग्मा एक्स में टाउ एक्स वाई डैश आ जाएगा, उसको यहाँ रख देंगे जी में, तो यहाँ से गामा एक्स वाई डैश निकल जाएगा, रेडियन में आएगा, रेडियन में आएगा तो उसको क्या करेंगे 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो 0.0186 डिग्री या 0.0187 ऐसे कुछ आंसर निकलेगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर दी। 2 ही तरह का स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन पूछेगा तो लेंथ बढ़ा कम हुआ, शेयर स्ट्रेन एक्सिस के बीच का एंगल चेंज हुआ, इसके अलावा तीसरा कोई स्ट्रेन नहीं, ऐसे कैलकुलेट कर। तो ये सॉल्व करना खुद से अपने आप से, खाली कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है वो करना है अपने आप से, नोट कर लो। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेन टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो अब ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, मोर सर्कुलर थ्योरी फेलियर, इन चारों के मिलके एक साथ क्वेश्चन है ईएस में, काफी क्वेश्चन मिले ईएस में, ऑब्जेक्टिव में 100-150 क्वेश्चन है, फिर गेट के हैं, फिर बुकलेट के। तो अभी तो स्टूडेंट लिखता है कि सब 3 सब्जेक्ट चलते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते इतना, लेकिन ठीक है, जितना टाइम मिल रहा है आपको, ये जितना पढ़ा उतना रिवाइज कर लिया अच्छे से, उसके बाद दैट जितना टाइम बचता है तो फिर ईएस का ऑब्जेक्टिव लगाया, फिर गेट का थोड़ा बहुत देख लिया। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट करते नहीं, आपके साथ वाले स्टूडेंट करते भी हैं, कहीं नहीं करते होंगे तो वो थोड़ा सा मैनेज किया, थोड़ा टाइम मैनेज करना। तो ये पूरा रिवाइज कर लिया, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, मोर सर्कल और थ्योरी फेलियर, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक दैट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टॉर्शन इन शाफ्ट। तो हमारे सिलेबस में टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट है, तो उसी का स्टडी कर रहे हैं, तो हेडिंग दे दो टॉर्शन इन शाफ्ट। टॉर्शन इन शाफ्ट की अगर हम बात करें तो दैट कंपेयर टू डिफ्लेक्शन, एसएफडी, बीएमडी सिंपल टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, 30 से 35 नंबर, 35 नंबर तक का कन्वेंशनल पेपर में पूछा है, 30-35 नंबर का पूछता है। ऑब्जेक्टिव में भी ईएस के ऑब्जेक्टिव में हर साल 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, गेट के एग्जाम में भी है, दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉर्शन इन शाफ्ट, बट कंपेयर टू डिफ्लेक्शन और एसएफडी बीएमडी थोड़ा दैट कम कैलकुलेशन, सिंपल टॉपिक है। सो हेडिंग दे दो टॉर्शन इन शाफ्ट। टॉर्शन का एप्लीकेशन हम देखते हैं दैट डे टू डे लाइफ में, हम सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट बीम डिजाइन करते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बीम आप कैसे जा रहा है, एक बीम आप कैसे जा रहा है, तो ये वाला बीम का जो ट्रांसवर्स लोडिंग कैसे है, इस तरह से देखो, विजुलाइज करो, तो ये वाला जो बीम है इस पे जो ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है वो इसको दैट इस वाला बीम को दैट टॉर्शन प्रोवाइड कर रहा है, और सेक्शन को रोटेट कर सकता है।
बट ये दैट एप्लीकेशन जब डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग हम मेनली ट्रांसवर्स लोडिंग का, बेंडिंग और डायरेक्ट शेयर का यूज करते हैं। बट फॉर एग्जांपल मान लो एक बीम आपका ऐसे इस तरह से, एक बीम आपका इस तरह से, तो यहाँ पे एक लोडिंग जो लग रहा है इस वाला बीम के लिए ट्रांसवर्स लोडिंग है, बट इस पे वो सेक्शन को रोटेट कर सकता है या टॉर्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो मेन एप्लीकेशन यहाँ पे। बाकी मेन जो एप्लीकेशन है दैट टॉर्शन का, वो मशीनरी वगैरह में रहता है। मशीनरी मतलब दैट जहाँ पावर ट्रांसमिशन वगैरह का यूज करते हैं, तो उसी का मेन स्टडी है, वही आता भी है। तो बीम पे क्या सेक्शन, क्या रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, टी सेक्शन, आई कुछ भी हो सकता है, मेनली जैसे आई सेक्शन है, तो वो सबका स्टडी हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट। तो मेन स्टडी जो है दैट मशीनरी वाला एप्लीकेशन में है, और ये हमारे में पूछता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, कहीं पावर ट्रांसमिट के लिए टॉर्क कितना ट्रांसमिट हुआ, टॉर्क से एंगुलर वेलोसिटी कितना, वहां सब की कैलकुलेशन मशीनरी वगैरह में आती है। तो कितना टॉर्शन से शेयर स्ट्रेस आ रहा है, उससे कैलकुलेशन कैसे डिजाइन करेंगे शाफ्ट वगैरह, वो सब का पार्ट पूछता है हमारे ऑब्जेक्टिव में भी, कन्वेंशनल में भी, तो वही सब देख रहे हैं। तो पहला एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि बेंडिंग में और टॉर्शन में डिफरेंस क्या है। तो वो हमने डिफरेंस देखा था कि थंब लॉन्ग मूवमेंट, जो भी बेंडिंग मूवमेंट या ट्विस्टिंग मूवमेंट, दोनों को हम थंब से चेक करते हैं, राइट हैंड थंब से। तो राइट हैंड थंब लॉन्ग एक्स के पैरेलल है तो ट्विस्टिंग मूवमेंट, परपेंडिकुलर तो बेंडिंग। इंटरव्यू पूछेगा, सबसे पहले हम ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर देंगे, बीम में चाहे शाफ्ट में कहीं पे। लेकिन क्या है, कल को मान लो 5 नंबर का पूछ सकता है आपसे कन्वेंशनल पेपर में कि बेंडिंग टॉर्शन में डिफरेंस क्या और बताओ, एक्सप्लेन करो, 5 मार्क्स में। इंटर में तो चलो ये बता देंगे, बाकी इंटर में कई बार बोलता है कि और 2-4 डिफरेंस बताओ, तो इसलिए 3-4 मेन जो डिफरेंसेस है वो सब देख रहे हैं, अब डिटेल में बात करेंगे। तो वही देख रहे हैं पहले। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये शाफ्ट दिया है, ये शाफ्ट ऐसे है, तो शाफ्ट क्या है दैट, ये शाफ्ट ऐसे दे रहा है, 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड। एक्स में क्या हो गया, लेंथ हो गया 2 मीटर 3 मीटर, वाई में क्या डायमीटर, जेड में डायमीटर, डायमीटर कितना 100 mm 200 mm। तो ये इसका लॉन्ग एक्सिस है, ऐसे जा रहा है। So this one that is a long axis shaft में, that is also called the polar axis। पोलर एक्सिस क्यों, बिकॉज जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट लें, इसको हम आर थीटा के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। आर थीटा क्या है, दैट इज अ पोलर कार्टेशियन प्लेन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पोलर एक्सिस। तो पोलर एक्सिस या लॉन्ग एक्सिस। अब 3 एक्सिस होती है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अब मोमेंट किसी एक्सिस के अबाउट लेते हो, तो पहला मेन डिफरेंस तो वही है कि थंब लॉन्ग इसके पैरेलल है तो ट्विस्टिंग मूवमेंट, और परपेंडिकुलर तो बेंडिंग मूवमेंट। तो भी दूसरा डिफरेंट, मूवमेंट किसी एक्सिस के अबाउट होता है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर में 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो अगर मूवमेंट लॉन्ग एक्सिस के अबाउट है तो वो ट्विस्टिंग मूवमेंट, और लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस या लैटरल एक्सिस। और मूवमेंट अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट है तो वो बेंडिंग मूवमेंट। तो ये दूसरा डिफरेंस। तो चेक कर सकते हैं, तो मूवमेंट लिया, मूवमेंट किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट लेना है। सो मूवमेंट अगर आपका लॉन्ग एक्सिस के अबाउट है, अबाउट लॉन्ग एक्सिस, तो बेंड बीम में कॉलम शाफ्ट कहीं भी चेक कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड द ट्विस्टिंग मूवमेंट। और वहीं पे मूवमेंट अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट है, दैट ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया, चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दिया है, विजुलाइज करो। जैसे मान लो ये शाफ्ट आपको ऐसे दिया है, तो ये क्या है, इसका लॉन्ग एक्सिस जा रहा है ऐसे, मोमेंट किसी एक्सिस के अबाउट लोगे तो ये एक्सिस आपका ऐसे इस तरह से है। तो यहाँ विजुलाइज करो, ये एक्सिस आपका ऐसे है, तो मोमेंट आपने इसके अबाउट लिया ऐसे, हम कैसा है, लॉन्ग इसके पैरेलल है, क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट। अब ये एक्स वाला लॉन्ग एक्सिस हो गया, तो वाई वाला और जेड वाला ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये वाई वाला और जेड वाला ट्रांसफर एक्सिस ऐसे जा रहा है, तो इस तरह से है, तो ये वाई में है ट्रांसफर एक्सिस ऐसे, ये जेड में ट्रांसफर एक्सिस। तो मूवमेंट इसके अबाउट विजुलाइज करो, इसके बाद मूवमेंट लिया ऐसे, थंब कैसा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर, बेंडिंग मूवमेंट। जेड इसके अबाउट लो, मूवमेंट इसलिए थंब कैसा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर, क्या है, बेंडिंग मूवमेंट। तो ये दूसरा डिफरेंस, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है उसमें 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, उसमें लॉन्ग एक्सिस फाइंड आउट कर लो। तो मूवमेंट अगर आपका लॉन्ग एक्सिस के अबाउट, ट्विस्टिंग मूवमेंट, और वहीं पे लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर, लॉन्ग एक्सिस मिल गया आपको, उसके परपेंडिकुलर क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। मूवमेंट अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, दैट इज बेंडिंग मूवमेंट। ये दूसरा डिफरेंस। नेक्स्ट थर्ड देखो जरा एक मिनट, मूवमेंट क्या होता है आपका, एफ इंटू डी। भाई दो तरह का मूवमेंट है, बेंडिंग या ट्विस्टिंग। अब मूवमेंट चाहे बेंडिंग हो या ट्विस्टिंग, होता क्या है, एफ इंटू डी। तो अगर एफ और डी, फोर्स और डिस्टेंस, अगर एफ और डी दोनों लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे तो वो ट्विस्टिंग मूवमेंट, और कोई अगर एक भी पैरेलल चला गया तो बेंडिंग मूवमेंट। ये तीसरा डिफरेंस। ये देख लो, ये लॉन्ग एक्सिस जा रहा है आपका ऐसे, मान लो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया आपने, ऐसे अटैच कर दिया और फोर्स ऐसे दे दिया,
जेड में, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर जा रहा फोर्स ऐसे, ये जेड में ऐसे, ये डिस्टेंस मान लो आपका ई वाई है, ये ई वाई है, ऐसे दिया। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट होता है। तो अगर एफ और डी दोनों लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं तो ट्विस्टिंग मूवमेंट, और कोई एक भी पैरेलल चला गया तो बेंडिंग मूवमेंट। चेक कर लो। तो ये जहां पे देखो, अब देखो जरा, लॉन्ग एक्सिस कहां पे, एक्स पे है, फोर्स डिस्टेंस कहां है, वाई में है, और लोड की तरह जेड में है। तो लोड जेड में है, डिस्टेंस वाई में है, लॉन्ग एक्सिस एक्स में, तो लोड और डिस्टेंस दोनों लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा। तो पी जेड इंटू 2EY दैट इक्वल टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, ऐसा। तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिए। और वहीं एफ और डी में से कोई भी एक पैरेलल चला गया लॉन्ग एक्सिस के तो वो बेंडिंग मोमेंट। चेक, ऐसे देख लो, ये शाफ्ट दिया ऐसे, ये ब्रैकेट अटैच किया, लोड को मान लो आपने एक्स पे लगा दिया ऐसे, पी एक्स, वो पी जेड था, पी एक्स ऐसे लगा दिया। तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज ई वाई, ये डिस्टेंस जो है दैट ई वाई। तो यहाँ पे जो आएगा पी एक्स है ये, तो पी एक्स इंटू 2EY, दिस वन दैट इज अ बेंडिंग मोमेंट। क्यों, लॉन्ग एक्सिस एक्स में और लोड भी एक्स में चला गया। तो एफ और डी में से कोई भी एक लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल चला गया तो वो बेंडिंग मोमेंट, और अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो ट्विस्टिंग मोमेंट। चेक कर लो, चाहे ये शाफ्ट ऐसे दिया है, विजुलाइज करो, यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट ऐसे, लोड कैसे लगाया आपने, लोड आपने लगाया जेड में, इस तरफ लग रहा है। तो विजुलाइज करो, ये लॉन्ग लॉन्ग एक्सिस कैसे जा रहा है, लोड इस तरफ है, लोड के राइट हैंड रख दिया, ई वाई डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट किया, हम कैसा है, लॉन्ग इसके पैरेलल है, क्या है ये, ट्विस्टिंग मोमेंट। वहीं देखो जरा, ब्रैकेट ऐसे अटैच किया, लोड इस तरफ लग रहा है, तो लोड की तरफ राइट हैंड रख दिया, डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट किया, थंब कैसा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है तो बेंडिंग मोमेंट। तो एफ और डी दोनों लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर तो ट्विस्टिंग मोमेंट, कोई एक भी पैरेलल चला गया तो बेंडिंग मोमेंट। तो वहां चेक कर लिया। तो एक पहला क्वेश्चन यही पूछता है बेंडिंग और ट्विस्टिंग में डिफरेंस क्या, तो वही देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो, डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ऐसे बीच में लाइन खींच दो, एक तरफ लिख दो बेंडिंग मोमेंट ऐसे, दूसरी तरफ ट्विस्टिंग मोमेंट, पूरा लिखना आप। डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, उसको बाद में नोट करना, कल जैसे कह रहे वैसे करो। तो एक लाइन खींच दो, इधर लेफ्ट साइड लिख दो बेंडिंग मोमेंट, राइट साइड ट्विस्टिंग मोमेंट। अब लिखो जरा, बेंडिंग में लिखना, बेंडिंग में लिखो, आइदर लोड इज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, आइदर लोड इज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन and eccentricity। बेंडिंग में लिखो फर्स्ट पॉइंट, आइदर लोड इज इन ट्रांसफर डायरेक्शन एंड eccentricity in longitudinal, and eccentricity in longitudinal, eccentricity in longitudinal, or load in longitudinal, or load in longitudinal, or load in longitudinal and eccentricity in transverse, or load in longitudinal and eccentricity in transverse, and eccentricity in transverse। ट्विस्टिंग में लिखना, ट्विस्टिंग में डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एसेंट्रिसिटी, ट्विस्टिंग में लिखो फर्स्ट पॉइंट करके, डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एसेंट्रिसिटी both are in transverse direction, direction of load and eccentricity both are in transverse direction। सेकंड पॉइंट देखना ध्यान से, बेंडिंग हो या ट्विस्टिंग हो, सेक्शन आपका किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तीन एक्सिस हैं स्ट्रक्चरल मेंबर में, एक्स वाई जेड। तो बेंडिंग हो या ट्विस्टिंग हो, सेक्शन आपका किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, जिसके अबाउट रोटेट करता है उस पर वो स्ट्रेस का इफेक्ट, उस मोमेंट का इफेक्ट नहीं रहता, तो उससे किसी डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल शाफ्ट दिया हुआ है, तो ये इसका लॉन्ग ऐसे जा रहा है, ये लॉन्ग लेंथ है, तो लॉन्ग एक्सिस आपका इसका ऐसे जा रहा है। विजुलाइज करो जरा, विजुलाइज करो, बिल्कुल बीचों बीच से आपका ऐसे जा रहा है लॉन्ग एक्सिस।
तो क्या हो रहा है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो बेंडिंग हुए ट्विस्टिंग सेक्शन किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बाकी डिस्टेंस पे पॉइंट पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या है, शाफ्ट इसमें क्या है, शाफ्ट इसमें लॉन्ग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दैट इज पोलर एक्सिस। तो शाफ्ट यहाँ पर पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। वो इंटरनेट पूछ लेगा आपसे कि भाई क्यों यूज करते हो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बताना हमको आना चाहिए कि सर ये शाफ्ट है, ये पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट का इस एक्सिस के किसी पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाकी 10 पूरे पॉइंट पे स्ट्रेस कैलकुलेट करें। तो जिस भी एक्सिस, चाहे बेंडिंग हो या ट्विस्टिंग, सेक्शन किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब बाकी उससे किसी डिस्टेंस y पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट किया करें। तो यहाँ पे ट्विस्टिंग में सेक्शन पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर रहा है। तो ट्विस्टिंग देखें, ऐसे शाफ्ट दिया है, ऐसे विजुलाइज करो, ये एक्सिस जा रहा है ऐसे जेड जेड ऐसे इस तरह से, तो ये एक्सिस जेड इधर लिया, जेड है इधर, तो जेड जेड के बाद रोटेट कर रहा है, तो इसलिए जेड जेड जो है आई जेड जेड पोलर पोलर एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, इसलिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आई जेड जेड यूज कर लेंगे। अब देखो जरा, तीन ही एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो ये जब ये ट्विस्टिंग हो गया जेड वाला, तो इसका मतलब एक्स के अबाउट रोटेट करेगा या वाई के अबाउट रोटेट करेगा, तो ये बेंडिंग हो जाएगा। वैसे भी चेक कर लो आपका दैट, ये ऐसे लिया, ये क्रॉस सेक्शन, ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है, ऐसे मान लो पॉइंट ले लें, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी, ये सी पॉइंट है, ये डी, ऐसे लिए। तो देखो विजुलाइज करो, ये ऐसे दिया हुआ इस तरह से, ये सेक्शन आपको यहाँ पे एक्सिस ऐसे लिया है, तो ये जेड जेड ऐसे जा रहा था, अब ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई, तो जब पोलर एक्सिस और लॉन्ग लॉन्ग एक्सिस खत्म हो गया, जेड जेड तो हो गया ट्विस्टिंग, तो ये जब ट्विस्टिंग वाला था, तो यानी एक्स एक्स वाई वाई के बाद रोटेट करेगा तो बेंडिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो जरा एक्स विजुलाइज करो, यहाँ ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, तो एक्सेस ऐसे बना, तो ये इधर ए पॉइंट, इधर बी पॉइंट, इधर सी पॉइंट, इधर डी पॉइंट। देखो विजुलाइज करो, जब इसके अबाउट रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट, कैसे जाएगा, देखो विजुलाइज करो, ये ऐसे इस तरफ ऐसे बेंड होगा, मतलब क्या होगा, सी पॉइंट बाहर की तरफ जा रहा है, डी पॉइंट अंदर की जा रहा है, विजुलाइज करो। तो ये जैसे बेंड, ये एक्सिस जा रहा है, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, क्या हो रहा है, सी पॉइंट बाहर की तरफ जा रहा है, डी अंदर जा रहा है। ऐसे जब आप वाई वाई एक्सिस लोगे, वाई एक्सिस लोगे, तो ये ऐसे बेंड होगा, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट बाहर की तरफ जा रहा है, बी अंदर की जा रहा है, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए विजुलाइज करो, ए पॉइंट बाहर जा रहा है, बी अंदर की तरफ जा रहा है। तो बेंडिंग हो या ट्विस्टिंग, सेक्शन किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसके अबाउट निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे स्ट्रेस निकालते हैं। तो यहाँ पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसवर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आई एक्स एक्स, ये आई वाई वाई, तो ये कितना है, पाई बाई दैट इज पाई बाई 64, पाई बाई 64 d4, ये पता है हमको सर्कुलर सेक्शन में। तो यहाँ आई जेड जेड निकाले, तो ये पता है, ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, आई जेड जेड कितना, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो ये कितना है, पाई बाई 32 d4 दिस वाला। तो आई एक्स एक्स, ये आई जेड जेड इस तरह निकाल दी। तो लिख लो जरा इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को, सेकंड पॉइंट करके बेंडिंग में लिखना। सेकंड पॉइंट, इन बेंडिंग क्रॉस सेक्शन रोटेट, in bending cross section rotate about transverse axis, बेंडिंग में लिखना, इन बेंडिंग क्रॉस सेक्शन रोटेट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, सो ट्रांसवर्स एक्सिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, सो ट्रांसवर्स एक्सिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस। ट्विस्टिंग में लिखना, इन ट्विस्टिंग cross section rotate about polar axis, in twisting cross section rotate about polar axis, so polar axis is a neutral axis, so polar axis is a neutral axis। अब देखो जरा, बेंडिंग के नीचे वाला फिगर बना लो, अभी वो वाले फिगर नहीं बनाने, अभी जब कहेंगे तो बनाने, बेंडिंग नीचे वाला फिगर बना लो, सेकंड पॉइंट में ट्विस्टिंग नीचे वाला फिगर बना लो, नोट कर लो ये पहले। वीडियो पॉज कर दो, बेंडिंग नीचे इसका ये वाला फिगर, ट्विस्टिंग नीचे वाला फिगर,
फिगर बन गया होगा, प्ले किया होगा आपने। थर्ड पॉइंट देखो, जरा थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस देखना जरा ध्यान से। जब बीम होता है, बीम ऐसे दिया, बीम मूवमेंट लगाया तो बीम कैसे होगा, बीम आपका इस तरह से बेंड होता है। सेक्शन ये क्या है, सेक्शन आपका ये पहले वर्टिकल है, बाद में क्या हो गया, ऐसे बेंड हुआ तो इंक्लाइंड हो गया। ये बेंडिंग एजम्पशन में देखा था हमने। तो प्लेन सेक्शन प्लेन तो रहता ही है, वहां पे देखा था हमने, शियर डिफॉर्मेशन नेगलेक्ट किया था जब स्मॉल बीम का डेप्थ कम था, तो वो सब बात बेंडिंग में किया है। लेकिन बेंडिंग में क्या था, जब बीम बेंड हुआ तो ऐसे बेंड हुआ, सेक्शन एक तो आपका दैट इंक्लाइंड हो गया, और ट्रेपेजॉइडल बना था, वो सब की बात नहीं कर, इंक्लाइंड हो गया। लेकिन ट्विस्टिंग में ऐसा नहीं है, एक तो ट्रेपेजॉइडल बना था और एक इंक्लाइंड हुआ था बेंडिंग में। लेकिन ट्विस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं, ट्विस्टिंग में देखो जरा क्या है, ये शाफ्ट ऐसे दिया, टॉर्क लगाया तो क्या, सेक्शन खाली ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ना तो इंक्लाइंड हो रहा है और ना कोई शेप चेंज हो रहा है, खाली ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरह से। आपका वाटर बॉटल होता है, वाटर बॉटल का कैप को ऐसे घुमाते हो, ये रोटेट कर रहा है ऐसे खाली। तो यहाँ ट्विस्टिंग में क्या है, ये खाली ऐसे रोटेट कर रहा है, ना तो इंक्लाइंड हो रहा है और ना ही शेप चेंज हो रहा है। लेकिन बेंडिंग में शेप भी चेंज हुआ, रेक्टेंगल से ट्रेपेजॉइडल बना और इंक्लाइंड भी हुआ, तो ये डिफरेंस हो गया। लिख लो उसको पहले थर्ड पॉइंट करके। बेंडिंग में लिखना, बेंडिंग में अ प्लेन एंड वर्टिकल सेक्शन, a plane and vertical section remains plane. A plane and vertical section remains plane but inclined. Remains plane but inclined after bending. Remains plane but inclined after bending. Twisting में लिखना, twisting में a plane of twisting, a plane of twisting remains plane. Plane of twisting remains plane and vertical. Inclined नहीं हो रहा, and vertical. A plane of twisting remains plane and vertical after twisting. And vertical after twisting. तो 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन कन्वेंशनल में कल को, तो ये सारे डिफरेंस ये सब एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा बना देंगे कन्वेंशनल में। इंटर में पूछेगा तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। अब बना लो ये तीनों फिगर। जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट फिगर ऐसे है, ये जो लिखा है, ये वाला पार्ट, ये वाला फिगर, तीनों बना लो। तो ये बेंडिंग और ट्विस्टिंग में डिफरेंस हो गया, नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग दो, टॉर्क डायग्राम। टॉर्क डायग्राम क्या है, इक्विलिब्रियम डायग्राम है। जैसे शेयर फोर्स डायग्राम होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम, वैसे टॉर्क डायग्राम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टॉर्शन टॉपिक। मतलब मान लो दो तीन, एक शाफ्ट है कोई 2 मीटर 3 मीटर का, उसमें एक 1.8 मीटर पे टॉर्क लग रहा है, 1.7 पे लग रहा है, 3.1 पे लग रहा है। तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे बीम में था, एसएफडी बीम बनाया, पता कैसे चला, एसएफडी बीम बना के मालूम चला हमको कि बीम में 2.6 मीटर पे कितना शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट है। ऐसे ही दैट टॉर्क डायग्राम, इक्विलिब्रियम डायग्राम एक्सप्लेन करेगा शाफ्ट में लेफ्ट साइड से या राइट साइड से 1.6 मीटर पे कितना टॉर्क होगा, तब आगे जाकर आगे शेयर टॉर्शनल शेयर कैलकुलेट करें। तो इसका एप्लीकेशन सिंपल क्वेश्चन और साथ टफ क्वेश्चन में बहुत अच्छा यूज होता है, तो क्वेश्चन में भी करेंगे, देखेंगे। पहले कैसे ड्रॉ कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। जैसे देखना है कि मिनट, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे शाफ्ट दिया,
यहाँ पे हमने टॉर्क लगाया ऐसे, तो शाफ्ट ऐसे दिया, ये साइड पे फिक्स है, यहाँ टॉर्क लगाया, तो हम कैसा लॉन्ग इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दैट टॉर्क डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले इसका लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टॉर्क डायग्राम सिंपल पार्ट है बट अच्छे क्वेश्चन में, टफ क्वेश्चन में बहुत अच्छा यूज होगा। तो देखो जरा, तो ये टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो लाइन डायग्राम में हम थंब का पोजीशन बताएंगे, दिखाएंगे। देखो जरा थंब कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये शो कर दिए यहाँ पे ऐसे। दो एरो इसलिए शो किए बिकॉज फोर्स नहीं है, मूवमेंट है, इसलिए मूवमेंट को दैट डिफरेंस कर दिया फोर्स से, दो एरो दिखा दिए। अब देखो फोर्स होता है, मान लो 10 किलोमीटर लगा तो ये ऐसे बैलेंस होता है, तो ये फिक्सिंग कपल है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, ये इधर था -6 में भी बैलेंस कर दिया, तो ये दैट इज कॉल्ड फिक्सिंग कपल। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम में क्या किया हमने, दैट थंब का पोजीशन शो कर दिया, तो ये ऐसे था, थंब ऐसे जा रहा है, थंब इस तरफ जा रहा है, शो कर दिया, तो इधर है, ये ऐसे लगा 10 किलोमीटर ऐसे बैलेंस कर दिया, तो ये इसका लाइन डायग्राम। अब इसका टॉर्क डायग्राम बनाएंगे। तो टॉर्क डायग्राम जैसे सिंपल, आप लेफ्ट टू राइट या राइट लेफ्ट कहीं से भी चल सकते हो। जैसे मान लो आप ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो जो टॉर्क मूवमेंट के साथ जा रहे हैं हमारे, वो पॉजिटिव ले लेंगे, और जो अपोज करेंगे उसको नेगेटिव कर देंगे। आप उल्टा कर दो तो साइन कन्वेंशन है, कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, मर्जी है आपकी, लेकिन एक कन्वेंशन लेके चल रहे हैं। जैसे हम ऐसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू कहीं से मूव कर, जो आपकी मर्जी है। तो जो टॉर्क मूवमेंट के साथ जाएंगे, हमारे मूवमेंट के साथ चलेंगे, वो पॉजिटिव ले लेंगे, जो अपोज करेंगे नेगेटिव। जैसे हम ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, मान लो जा रहे हैं, तो ये टॉर्क क्या हमारे मूवमेंट के साथ जा रहा है, इस तरफ ही चल रहा है, तो ये पॉजिटिव। उसका बीच में कोई टॉर्क नहीं, उसका ये वाला टॉर्क अपोज कर रहा है, तो ये नेगेटिव ले लेंगे। तो देखो ध्यान से लें, तो ये टी टॉर्क लगा था, टी है टॉर्क, टी किलोमीटर मीटर ऐसे, तो मान लो ये 10 किलोमीटर मीटर है, तो 10 किलोमीटर ऐसे आ गया, ऐसे मूव कर रहे हैं। ये कैसा है, टॉर्क मूवमेंट के साथ जा रहा है, हमारे साथ चल रहा है, तो ये पॉजिटिव। बीच में कोई टॉर्क नहीं, कोई कांस्टेंट, तो बनाया। ये मान लो रेफरेंस लाइन है, तो ए पर, ये ए पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है, ये बी, ये पॉइंट, ये बी, ऐसे चल रहे थे, टॉर्क मूवमेंट के साथ जा रहा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऊपर चला गया ऐसे। फिर देखो जरा, ए से बी के बीच में कोई टॉर्क नहीं है, तो कांस्टेंट। और देन उसके बाद देखो जरा, हम ऐसे मूव कर रहे थे, ये टॉर्क टी क्या, ये अपोज कर रहा है, तो अपोज कर रहा है, तो ये नेगेटिव, यहाँ से नीचे नेगेटिव, यहाँ से नीचे आ गया, और लास्ट पॉइंट पे 0 आ गया, तो ये क्रॉस चेक है कि सही किया। बीच में कोई टॉर्क नहीं है, इसे बीच में तो कोई कांस्टेंट, बी पे अपोज किया, नीचे आ गया 0, और लास्ट पॉइंट 0, तो क्रॉस चेक सही किया। तो ये टॉर्क डायग्राम है, तो ये टॉर्क डायग्राम, सो दिस वन दैट इज अ टॉर्क डायग्राम। ये हमको बताता है, जैसे एसएफडी बीएमडी होता है, ये बता रहा है कि लेफ्ट से 1.6 मीटर पे इतना टॉर्क है, 3.2 पे इतना टॉर्क है। तो टॉर्क डायग्राम अभी फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, टी बाई जे इक्वल टाउ बाई आर जी थीटा बाई आर, जैसे एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई बाई आर था, ऐसे यहाँ पे आएगा टी बाई जे टाउ बाई आर। तो टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पॉजिटिव, तो शेयर स्ट्रेस एलिमेंट पॉजिटिव, तो यहाँ पे शेयर एलिमेंट पॉजिटिव बना देंगे। और प्योर शेयर कंडीशन है, इसलिए लॉन्गिट्यूड प्लेन और ट्रांसफर प्लेन में केवल शेयर आ रहा है, तो ये यूज किया था हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक में। तो इस तरह से टॉर्क डायग्राम पॉजिटिव, तो शेयर स्ट्रेस एलिमेंट पॉजिटिव, तो लॉन्गिट्यूड प्लेन और ट्रांसफर प्लेन में केवल शेयर है, क्यों, प्योर शेयर कंडीशन है, ऐसे बना दी। सेम देखना जरा, ये टॉर्क वहां पे क्लॉकवाइज लगाया था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ले ले रहा, कोई भी डायरेक्शन में टॉर्क लग सकता है। ये शाफ्ट दिया है, ऐसे टॉर्क को यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, टी, मतलब क्या, विजुलाइज करो ऐसे, ये शाफ्ट है, इधर फिक्स है, टॉर्क अब एंटी क्लॉकवाइज है। देखो थंब कैसे जा रहा है, थंब बाहर की तरफ जा रहा है, तो वही शो कर दे रहे हैं। तो यहाँ थंब बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे, इस तरफ, तो ये टी इधर, तो वो टी इस तरफ है, तो ये टी इधर आ गया, ऐसे बना, ये टी, तो ए पॉइंट बी, ये लाइन डायग्राम हो गया ए बी। देखो टॉर्क डायग्राम बना है, तो ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये टी क्या अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है तो नेगेटिव, बीच में कोई टॉर्क नहीं, कोई चेंज नहीं, पर टी अलोंग द मूवमेंट पॉजिटिव। तो ये रेफरेंस लाइन है, इसलिए वो ए पे टॉर्क टी अपोज कर रहा है, तो नीचे आ गया टी ए पे, उसके बाद बी में कोई टॉर्क नहीं, कांस्टेंट ऐसे चला, बी पे टी टॉर्क क्या अलोंग द मूवमेंट, तो पॉजिटिव यहाँ से ऊपर चला गया, तो लास्ट पॉइंट 0 आ, यहाँ से ऊपर चला गया, लास्ट पॉइंट 0 आ रहा है, क्रॉस चेक सही है, तो यहाँ टॉर्क डायग्राम कैसा, नेगेटिव, दिस वन दैट इज अ टॉर्क डायग्राम। तो टॉर्क डायग्राम नेगेटिव, तो शेयर स्ट्रेस नेगेटिव, यानी शेयर स्ट्रेस एलिमेंट नेगेटिव, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस एलिमेंट नेगेटिव, नेगेटिव शो कर देंगे, तो ये ऐसे बना। बाकी किसी पॉइंट पूछेगा तो मैं बीडी बना के चेक करते हैं, वो पढ़ेंगे आगे देखेंगे। तो जनरल कंडीशन की कोई पॉइंट डिफाइन नहीं किया, तो टॉर्क डायग्राम पॉजिटिव, तो शेयर एलिमेंट पॉजिटिव, टॉर्क डायग्राम नेगेटिव, शेयर एलिमेंट नेगेटिव। भाई किसी और पॉइंट की बात क्या करें, तो वो तो बीडी बना के चेक करेंगे, तो करेंगे क्वेश्चन, वो आगे देखेंगे। देख लो फिर से,
टॉर्क डायग्राम बिल्कुल सेम, दैट इज आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो ब्रैकेट यहीं पे लिख दो साथ में इक्विलिब्रियम डायग्राम। जैसे एसएफडी बीएमडी है एक्सियल फोर्स डायग्राम, वैसे टॉर्क डायग्राम ये एक्सप्लेन करेगा कि शाफ्ट में लेफ्ट से 3.2 मीटर पे या 4.6 मीटर पे कितना टॉर्क। पहले लाइन डायग्राम बना रहे हैं, सिंपल एकदम, ये फिक्स है इधर, ये टॉर्क ऐसे लग रहा है। लाइन डायग्राम थंब का पोजीशन शो कर रहा है, थंब कैसे ऐसे जा रहा है इस तरफ, तो ये टी, तो ऐसे बैलेंस कर दी। टॉर्क डायग्राम बनाया तो ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये टी अलोंग द मूवमेंट तो पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से पॉजिटिव, बीच में कोई टॉर्क नहीं, कोई चेंज नहीं। तो टी अपोज कर रहा है तो वहां से नीचे बी पे लास्ट पे 0 आ गया, क्रॉस चेक सही है। टॉर्क डायग्राम पॉजिटिव तो शेष एलिमेंट पॉजिटिव, इसलिए शेष एलिमेंट पॉजिटिव आपका ऐसे आ गया। फिर देखो जरा, यहाँ पे इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, देखो जरा यहाँ पे एंटी क्लॉक, थंब कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, थंब की पोजीशन बाहर की तरफ, तो टी है इस तरफ, तो वैसे मूव कर रहे हो, टी कैसे अपोज कर रहा है, तो नेगेटिव, रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ। फिर इसे बी में कोई टॉर्क नहीं, कोई चेंज नहीं, फिर यहाँ पे टॉर्क अलोंग द मूवमेंट पॉजिटिव, इसलिए आपका बी पर यहाँ से ऊपर पॉजिटिव चला गया, ऊपर ए पे पहले नीचे आया, फिर कांस्टेंट इसे बी में, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, लास्ट पॉइंट 0, क्रॉस चेक सही किया। तो टॉर्क डायग्राम नेगेटिव तो शेष एलिमेंट नेगेटिव, शेष नेगेटिव, शेष स्ट्रेस नेगेटिव, शेष एलिमेंट नेगेटिव, ऐसे लेते हैं नेगेटिव को। और प्योर शेयर कंडीशन है, इसलिए लॉन्गिट्यूडल प्लेन और ट्रांसफर प्लेन में कोई शेयर, कोई नॉर्मल नहीं है, केवल शेयर, ऐसे यूज करके। इसका एप्लीकेशन आगे देखेंगे, ये भी जनरल कंडीशन कैसे बना है इसको नोट कर लो इसको पहले। लिख लो जरा इसको, लिख लो, नोट कर लियो, लिख लो जरा इसको। साइन कन्वेंशन कैन बी एक्सप्लेन्ड, नोट नहीं हुआ पूरा तब भी लिख लो उसको, रोक दो अपना, उसके आगे लिख, इसको लिखो। साइन कन्वेंशन कैन बी एक्सप्लेन्ड, sign convention can be explained with the help of right hand thumb rule, can be explained with the help of right hand thumb rule, with the help of right hand thumb rule. कॉमा करके, if thumb pointed towards cross section, if thumb pointed towards cross section, torque is positive, if thumb pointed towards cross section, torque is positive, and vice versa, torque is positive and vice versa.
नेक्स्ट लाइन से, if torque diagram is positive, if torque diagram is positive, if torque diagram is positive, then shear stress element is positive, then shear stress element is positive. Shear stress element is positive and vice versa. Is positive and vice versa.